हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बल तथा गति का नियम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो आप मेन टॉपिक्स करेंगे वो यहाँ फ्लो चार्ट में गिवन है। सबसे पहले आप बल के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है। जिससे हम कोई भी कार्य करते हैं, आप किसी भी वस्तु को खींच रहे हो, उसको धक्का दे रहे हो या आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो हम कार्य करते हैं वो बल से किया जाता है। तो बल दो प्रकार के हैं, संतुलित और असंतुलित बल। उसके बाद हम करेंगे न्यूटन की गति के नियम कि जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वहाँ पर गति होती है। अब उस गति के लिए 3 नियम दिए गए हैं। पहला है गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। दूसरा गति का दूसरा नियम जो संवेग के बारे में बताता है, और गति का तीसरा नियम जो संवेग संरक्षण का नियम देता है और क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में बताता है कि जैसी क्रिया कोई भी इंसान देगा उसकी अपोजिट प्रतिक्रिया मिलती है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका अपोजिट हमें रिएक्शन मिलता है। तो ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब है बल। बल यह किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हम वस्तुओं को खींचते हैं या उन्हें धक्का देते हैं, पुश करते हैं। इसी खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। जैसे दरवाजे को खोलने के लिए या तो उस दरवाजे को खींचा जाता है या हम उसको पुश करते हैं, धकेलते हैं। अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है, बंद करने के लिए उसे धकेलना पड़ता है। बल के कुछ प्रभाव होते हैं। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। जैसे एक फुटबॉल रखी हुई है, अगर आप उसको पैर से किक करेंगे तो वो गतिशील अवस्था में आ जाती है। बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। जैसे गाड़ी हमारी चल रही है, जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा को बदल देता है। जैसे साइकिल हम चला रहे हैं, जैसे ही साइकिल के हैंडल को हम लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहाँ से उसकी दिशा बदल जाती है। ऐसे ही हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उसके स्टीयरिंग को जब हम घुमाते हैं तो उसको किसी भी दिशा में हम लेकर जा सकते हैं। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। त्वरित करने से किसी वाहन के वेग बढ़ाया जा सकता है या ब्रेक लगाने से उसके वेग को कम किया जा सकता है। बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे आप एक बैलून लेते हैं, उसका जो आकार होता है फुलाने के बाद, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, उनके साइज छोटा हो रहा है उनका, और आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। अब बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है? जहाँ पर दो बल लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और इनका जो नेट बल होता है, परिणामी बल होता है, वो शून्य होता है। जैसे रस्साकसी के खेल में 2 टीम होती हैं, दोनों टीम बराबर बल से खींचती हैं, तो उनका जो परिणाम है वो बल शून्य रहेगा। अगर एक टीम ज़्यादा बल लगा रही है, दूसरी टीम कम बल लगा पा रही है, तो जो बल लगने से टीम जीतती है तो वो हमारा असंतुलित बल रहेगा। अब संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाती है, क्योंकि अपोजिट बल एक जैसा है तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसकी स्टेट में, उसकी जो गति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं में बल लगे तो गुब्बारे की आकृति और आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है। यह उदाहरण आप देख पा रहे हैं रस्साकसी में। हम देखते हैं कि जब 2 टीम बल लगाती हैं, एक इधर से खींच रहा है, एक दूसरे डायरेक्शन से खींच रहा है, जब तक ये नोट बीच में रहेगी तब तक क्या है, टीम ए और बी दोनों संतुलित बल लगाते हैं, एक जैसा बल लगाते हैं। और अगर एक टीम इसको अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी नहीं खींच पा रही है, इसका मतलब जो एक टीम है जो अपनी तरफ खींच रही है वो ज़्यादा बल लगा रही है और दूसरी टीम कम बल लगाती है, तो इस तरह के बल को असंतुलित बल कहते हैं। अब असंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का जो परिणाम होता है बल शून्य नहीं होता, मतलब एक टीम ज़्यादा बल लगा रही है, दूसरी टीम कम लगा रही है, तो उस तरह के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। अब इसका प्रभाव हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? ये किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देती है, उसके वेग में परिवर्तन कर सकती है, वेग को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, और गतिशील वस्तु को स्थिर भी बना सकती है। ये आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकती है। अब हैं गति के नियम। गति के 3 नियम दिए गए हैं। गैलीलियो वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने अपने परीक्षण से, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे निष्कर्ष निकाला कि कोई भी गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहती है, स्थिर वेग से गति करती रहती है, जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता है। मतलब कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में ही रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति में ही रहेगी, जब तक बाहर से किसी भी प्रकार का बल ना लगे। तो प्रायोगिक रूप से यह असंभव है
नॉर्मली हम देखते हैं कि आप एक बॉल को किक करते हैं तो वो शुरू में बहुत स्पीड से चलती है, धीरे धीरे करके वो उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है। ऐसे ही आप कोई भी कार्य करते हो, धीरे धीरे करके वो काम कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? घर्षण बल, वायु दाब, कई तरह के ऐसे बल होते हैं जो वस्तु पर अपोजिट बल लगाते हैं, तो वो उसकी गति को, उस कार्य को करते हैं। अब न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं न्यूटन ने। इन्होंने गैलीलियो के सिद्धांत का अध्ययन किया था और वस्तुओं की गति को भी इन्होंने स्टडी किया, तो वहाँ से 3 नियम इन्होंने दिए। पहला गति का नियम है, ये क्या कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगता। मतलब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगी, और कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। तो दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा हुआ है, अचानक बस चलने लगती है तो हम पीछे की तरफ जाकर गिरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति विराम अवस्था में खड़ा है। बस जब चलती है तो बस चलने के साथ साथ वो गति में आ जाती है, लेकिन व्यक्ति के जो पैर हैं वो गति में आ गए उस समय, क्योंकि वो बस से टच में है, लेकिन शरीर का जो अतिरिक्त भाग है वो विराम अवस्था में ही रहता है। तो इसी कारण से जो व्यक्ति है वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हम किसी गाड़ी में बैठे होते हैं, बस में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, अचानक से बस रुक जाती है, ब्रेक लगाए जाते हैं तो हम आगे की तरफ जाकर गिरते हैं। तो ये भी इसी नियम के आधार पर है कि हमारा जो शरीर है वो गतिज में आ चुका है, गति अवस्था में है, और जब ब्रेक लगते हैं तो वहाँ से हम एकदम से आगे की तरफ जाकर गिरते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये गति का नियम विराम अवस्था को एक्सप्लेन कर रहा है कि खड़ा है कोई इंसान, एकदम से जब गाड़ी चलती है तो वो पीछे की तरफ आकर गिरता है। इसी तरह से सेकंड वाला है गति मोशन अवस्था में। तो यहाँ पर जब व्हीकल चल रहा होता है, एकदम से ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ जाकर गिरते हैं। अगर कोई सीट बेल्ट लगा के बैठा है तो वो सेफ़ रहता है, वरना आगे हमें चोट भी लग सकती है। इसी तरह से हम एक सीधे सीधे रोड पे चल रहे होते हैं गाड़ी में बैठे हुए, एकदम से कोई टर्न आ जाता है, यू टर्न होता है या वैसे, तो हमारे यहाँ जो शरीर है वो भी बैंड होता चला जाता है किसी एंगल पर, तो वो भी हमारा दिशा का नियम होता है। तो ये सब जड़त्व के नियम को एक्सप्लेन करते हैं। तो गति का जो हमारा पहला नियम है वो जड़त्व के नियम दर्शाता है। गीले कपड़ों को तार पर हम सुखाते हैं, तो तार पर सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झटकते हैं, तो वहाँ से जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे गिरती हैं और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कपड़े को जब हम झटकते हैं तो कपड़ा गति में आ जाता है और पानी की बूंदें विराम अवस्था में रहती हैं, तो इसी वजह से कपड़ों से वो अलग हो जाता है पानी और ज़मीन पर आकर गिरता है। ऐसे ही आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में हम क्या करते हैं, गोटियां ऐसे रखी हुई होती हैं कैरम बोर्ड में, और जब हम स्ट्राइकर से कहीं बाहर से स्ट्राइक करते हैं नीचे वाली गोटी पर, तो ये नीचे वाली आगे की तरफ चली जाती है और ऊपर वाली सारी नीचे आ जाती हैं, ये गिरती नहीं है। तो सारी जो गोटियां हैं वो जड़त्व के कारण अपनी दिशा में ही बनी रहती हैं। तो ये न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। पहला नियम है वो जड़त्व के नियम को बताता है, मतलब विराम अवस्था में है तो विराम में रहना पसंद करते हैं, गति में है तो गति में रहना पसंद करेंगे। दूसरा नियम संवेग को बताता है, जो मास और हमारा गति का गुणनफल होता है। तीसरा नियम है वो क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को दर्शाता है। तो अब हम करेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसका प्रतिरोध करता है, मतलब वो परिवर्तन नहीं होने देना चाहता। तो किसी वस्तु के जड़त्व का ये माप होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। है संवेग, किसी वस्तु के समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहा जाता है। गणितीय रूप से जो संवेग होता है उसका द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग का प्रतीक P है, P = द्रव्यमान गुणा वेग, m × v। जैसे किसी भी पत्थर या कंकड़ या किसी अन्य वस्तु को हम फेंक कर मारते हैं तो व्यक्ति घायल हो जाता है, तो वो क्यों होता है? वो वस्तु के संवेग की वजह से होता है कि जो संवेग है, जो पत्थर लिया है उसके अंदर जो द्रव्यमान है और जिस गति से हमने उसको फेंका है, इन दोनों का जब गुणनफल होगा तो जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो संवेग बढ़ने की वजह से ज़्यादा चोट वहाँ लगती है। इसी तरह से एक छोटी सी बंदूक की गोली होती है, वो किसी व्यक्ति की जान भी ले सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? इतनी छोटी सी चीज़ है फिर भी एक व्यक्ति की जान चली जाती है, तो वो संवेग की वजह से है। संवेग उस गोली का बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो संवेग है वो द्रव्यमान और गति का गुणनफल है।
तो जब गोली चलती है उसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे उसका द्रव्यमान बहुत कम है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा है। अब जैसे मास द्रव्यमान चाहे कितना भी है, मान लिया 2 है, 2 गुना गति है मान लिया हमारे 20 मीटर पर सेकंड, तो 2 और 20 को जब हम गुना करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 40। तो जब इन दोनों का गुणनफल होता है तो वहाँ से संवेग उत्पन्न होता है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही चलती हुई गाड़ी से अगर कोई टकरा जाता है तो उस व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगती है, बजाय कि गाड़ी एक जगह पर खड़ी है तो वो उस समय विराम अवस्था में है, गति नहीं है उसमें, तो सिर्फ उस गाड़ी के अंदर जितना द्रव्यमान होता है उसकी वजह से हमें चोट लगती है वहाँ। अब हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब वेग है उसका 0 है लेकिन द्रव्यमान है, तो संवेग वहाँ से क्या होगा, जब हम 0 से किसी भी चीज़ को गुना करते हैं तो वहाँ वैल्यू हमारी 0 आएगी, तो उसका जो संवेग होगा वो 0 हो जाएगा। जो संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, क्योंकि जो किलोग्राम है वो मास होता है m और मीटर पर सेकंड क्या है हमारी v। इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो वहाँ से हमारी वैल्यू आएगी संवेग की। ये आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं संवेग का। द्रव्यमान है एक पत्थर का 10 किलोग्राम और उसको 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो यहाँ से जब हम संवेग निकालेंगे m इंटू वी 10 गुना 2 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये और भी यहाँ से आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा हमने द्रव्यमान को और जो उसका वेग है उन दोनों को गुना करना है। हमने ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड के अंदर होता है। तो यहाँ हमने वैल्यू जैसे सेकंड न्यूमेरिकल में आप यहाँ देख रहे हैं द्रव्यमान 25 ग्राम के इक्वल है, तो 25 ग्राम से जो इसका द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। तो 25/1000 अगर हम करते हैं तो वो 0.025 आएगा। तो पहले आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको वेग से गुना करेंगे। तो ये इकाइयों का ध्यान रखना होता है कि वेग की इकाई मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और द्रव्यमान की इकाई हमारी किलोग्राम के अंदर होनी चाहिए। ये 4 और 5 है न्यूमेरिकल्स। इनके अंदर द्रव्यमान दिया है कि एक ठेले का द्रव्यमान 4000 है और उसके अंदर जो सामान रखा है उसका 20000 है। तो पहले आप टोटल द्रव्यमान निकालेंगे और फिर आप उसको वेग से गुना करेंगे। नेक्स्ट में सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, द्रव्यमान को आप वेग से गुना करेंगे। अब है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन ने जो संवेग को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर संवेग के परिवर्तन की दर का अनुमान लगाया है न्यूटन के दूसरे नियम में। तो किसी भी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपाती होती है। मतलब जो बल लगेगा तो वो बल जो संवेग में परिवर्तन हुआ है mv-u, v क्या होता है हमारा अंतिम संवेग। जैसे कोई भी वस्तु चलना जब शुरू करती है वो किस वेग से चल रही है, तो वहाँ से जो संवेग निकलेगा वो प्रारंभिक संवेग रहेगा mu, और अंतिम संवेग की कुछ समय के बाद जो वेग में परिवर्तन आया है तो उससे जब आप गुना करेंगे द्रव्यमान से तो वो रहेगा आपका अंतिम संवेग। अब इन दोनों के अंदर जब आप परिवर्तन करेंगे और उसको t से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो उसकी दर को प्रदर्शित करता है। तो संवेग के जो परिवर्तन की दर होती है वो परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो ये आप देख सकते हैं गति का पहला नियम F है जो वो समानुपाती है mv-u/t। जब ये समानुपाती साइन हम यहाँ से हटाएंगे तो k वैल्यू आ जाएगी, एक स्थिरांक आ जाता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो v-u/t जो होता है, जो हमारा गति में परिवर्तन की दर होती है, वो इक्वल है हमारी त्वरण के a। तो यहाँ पर त्वरण की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा F = ma। तो m का जो SI मात्रक है किलोग्राम है, a का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ से बल की वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन को अगर हमने परिभाषित करना है, 1 न्यूटन मतलब जो F है वो 1 है, तो वो 1 कब होगा, जब m द्रव्यमान और त्वरण भी 1 होगा। तो 1 न्यूटन का जो बल है वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है, तो वो हमारा क्या रहेगा, 1 न्यूटन बल। अब गति के प्रथम नियम को हम दूसरे नियम से भी सिद्ध कर सकते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहिए, गति में है तो वो गति में रहना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से आता है। प्रथम नियम के अनुसार क्या है कि जब तक हम कोई बाहर का बल नहीं लगाते हैं, मतलब बाह्य बल अगर हम 0 रखते हैं, तो बाह्य बल जब आप 0 रखेंगे तो वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहती है। तो कोई भी वस्तु अगर प्रारंभिक वेग u से चल रही है तो अंतिम वेग उसका क्या रहेगा, 0। तो यहाँ से F = mv-u/t फॉर्मूला है। F बाह्य बल अगर हमारा 0 है तो वहाँ से हमारी क्या वैल्यू आएगी, mv-u/t। अब ये t इधर आएगा, इसको गुना करेंगे तो 0 गुना t क्या रहेगा हमारा 0। अब यहाँ से mv-u = 0, v-u m यहाँ गुना में है तो इधर आएगा
तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आप 0 से गुना कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या कुछ भी आप उसके साथ प्लेस कर रहे हैं वो 0 ही रहेगा। तो v माइनस यू क्या है हमारी 0। अब u इधर माइनस है तो आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू यू। तो अंतिम वेग और जो प्रारंभिक वेग हैं दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब गति में है तो गति में ही चल रही है वस्तु, विराम में है तो विराम में ही रहेगी। कब? जब बाह्य बल हमारा 0 है। अब है हमारा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ये क्या करता है कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार जो क्रिया और प्रतिक्रिया का बल है परिणाम में बराबर होगा लेकिन दिशा में क्या रहेगा? परिवर्तन रहेगा। जैसे हम देखते हैं सड़क पर चलते हैं तो जो ज़मीन होती है वो भी क्या करती है? हमारे ऊपर अपोजिट बल लगाती है। नाव को खेते हैं तो जो पानी है वो भी अपोजिट बल लगाता है। नाव से जब हम उतरते हैं तो हम एकदम से महसूस करते हैं तो नाव एकदम से पीछे चली जाती है। जब आप उतर रहे हैं तो आप आगे की तरफ जा रहे हैं, नाव पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे ही बंदूक का प्रतिक्षेपण होता है कि जब बंदूक चलाते हैं तो हमारे हाथ में पीछे एक झटका महसूस होता है। कई बार ऐसा भी न्यूज़ में आता है कि कहीं प्रैक्टिस हो रही थी और बंदूक की कोई आर्मी ऑफिसर है या वैसे पुलिसमैन है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है या हाथ के जख्मी हो जाता है। तो वो किस वजह से है कि वो बंदूक जो प्रतिक्रिया देती है, अपोजिट बल लगता है, वो बहुत ज़्यादा होता है उस समय, जिससे हमारे हाथ में झटका लग सकता है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो ये संवेग संरक्षण का नियम एक्सप्लेन करता है कि जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट में गन है, गन से जो बुलेट निकलती है, ये पिंक कलर का एरो कि बुलेट आगे की तरफ गई है, लेकिन जो रिएक्शन होती है, रिकॉइलिंग फोर्स होता है, वो गन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है जिससे हमारे हाथ में झटका लगता है। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड में रेसलिंग हो रही है कि अगर एक फर्स्ट वाला फोर्स एक्सर्ट करता है सेकंड वाले पे तो सेकंड वाला एकदम से झटके से फर्स्ट वाले पर भी अटैक करता है। नेक्स्ट बोट है कि बोट से आप आगे की तरफ एकदम से उतरते हैं तो वहाँ पर अपोजिट फोर्स लगता है बोट पर जिससे वो पीछे की तरफ जाती है। अब है संवेग संरक्षण का नियम कि जो संवेग है संरक्षित रहेगा। यदि किसी समय में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं अर्थात पारस्परिक क्रिया कर रही हैं तो पारस्परिक क्रिया के पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद उनका जो संरक्षण होगा, मीन्स उनका जो संवेग रहेगा वो संरक्षित रहेगा, जबकि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो। तो बाह्य बल अगर 0 है तो वहाँ पर जो संवेग होगा वो क्या रहेगा? हमारा इक्वल रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ए और बी हमारे पास 2 गोले हैं, तो इसका द्रव्यमान m1 है, किस गति से ये चल रहा है u1। अपोजिट हमारी सेकंड बोल है द्रव्यमान m2 और किस गति से ये टकरा रही है a के साथ u2। तो जब ये टकराएंगे उस समय पर a और b बोल कितने समय में वो टकराएंगे? t समय। और वहाँ से जो बोल एकदम से टकराई और टकराने के बाद उनमें जो मूवमेंट हुई तो जो वेग में परिवर्तन आया, a m1 v1 एंड b m2 और v2 वेग से चलती हैं। तो यहाँ से हम इनका संवेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं कि जो गोला है हमारा u1 से v1 में गया है तो यहाँ पर टोटल जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा m1 v1 माइनस u1, गोले b में m2 v2 माइनस u2। और जब ये टकराई हैं t समय में, जब ये टकराई हैं तो उसका जो दर होगी वो हम t से डिवाइड कर देंगे। तो a के संवेग की दर उसके संवेग से डिवाइड और b के संवेग की दर जो टोटल संवेग आया था परिवर्तन के बाद उससे t से हम डिवाइड कर देंगे। तो गोला a है, b पर बल लगा रहा है, यहाँ से b पर बल लगेगा मतलब a बल लगा रहा है तो a की ही हम वैल्यू लेंगे m1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t। अब गोला b a पर बल लगा रहा है तो यहाँ से हम b की वैल्यू लेंगे m2 v2 माइनस u2 बाई t। तो अब गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि जो गोला a b पर बल लगा रहा है और फिर गोले b ने a पर बल लगाया, वो दोनों ही बल एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। तो जब ये बल विपरीत दिशा में होंगे तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगे हमारी वो क्या रहेंगी? एफ ए बी पर जो बल लगा रहा है दैट विल बी इक्वल टू एफ बी ए ऑन ए। तो इनका हम बल की वैल्यूज़ इक्वल पुट कर देंगे, टी दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको हम ओपन करेंगे m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं इनको हम v वैल्यूज़ वालों को एक जगह ले आएंगे, u वालों को एक जगह ले जाएंगे। यहाँ v रहेगा हमारा v2।
तो इस तरह से जो संवेग है टोटल पहले टक्कर से पहले गोलों का जो कुल संवेग है वो इक्वल होगा टक्कर के बाद गोलों का कुल संवेग से। तो इस तरह से जो संवेग है वो क्या रहेगा, संरक्षित। तो इस संवेग संरक्षण के नियम को हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कमेंट देयर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।